टोयोटा रूमियन या फिर कहें रीबैज्ड मारुति सुजुकी अर्टिगा। टोयोटा ने कुछ महीने पहले रूमियन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और ये ब्रांड की सबसे अफोर्डेबल एमपीवी है इंडियन मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं इसी रूमियन के बारे में। क्या इसमें चेंजेस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी अर्टिगा, क्या आपको ये लेनी चाहिए, क्या इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे इस डिटेल रिव्यू में। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट प्रोफाइल डेफिनेटली अर्टिगा से बहुत डिफरेंट मिलने वाला है। बिल्कुल नई फ्रंट ग्रिल मिलती है जो इसके बड़े सिबलिंग जैसे कि इनोवा क्राइस्टा और इनोवा हाई क्रॉस से सिमिलर है थोड़ी सी। यहाँ पे आपको क्रोम सराउंडिंग्स मिल जाती हैं। लोअर बम्पर में भी आपको थोड़े से डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। बम्पर चेंज है तो डिज़ाइन यहाँ पे चेंज मिल जाता है। तो ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है वो काफ़ी अलग है अर्टिगा से। साइड प्रोफाइल पे अगर हम आते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको नया डिज़ाइन मिलता है 15 इंच टायर्स के लिए। वहाँ पे आपको 15 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बट उनका डिज़ाइन थोड़ा अलग है और इनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये मशीन कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। ओवरऑल जो मेजर एक्सटीरियर में चेंजेस हैं वो यही हैं। पीछे आपको कोई भी डिज़ाइन चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। पीछे जो एक डिफरेंशिएटर है वो है ये टोयोटा का बैज, रूमियन की बैजिंग, और यहाँ पे ये नियो ड्राइव वी की बैजिंग। तो यहाँ पे रियर में खाली बैजिंग का डिफरेंस है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस वहाँ पे मिलते हैं। इंटीरियर में भी जो एक सिंगल डिफरेंशिएटर है वो है ये स्टीयरिंग व्हील पे टोयोटा का लोगो। इसके अलावा इंटीरियर भी आपको सिमिलर मिलता है जैसा आपको अर्टिगा में देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी डुअल टोन कलर्स का यूज़ किया गया है डैशबोर्ड पे और सीट्स पे। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग टेक्सचर देखने के लिए मिलता है जो इसके लुक को थोड़ा एनहांस कर देता है। फीचर्स की अगर बात करें तो सिमिलर सेट ऑफ फीचर्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं, जैसे कि एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद एन MID। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट IRVM मिलता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं विद कूलिंग वेंट्स। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो मेजरली जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे सिमिलर हैं जैसे आपको अर्टिगा में मिलते थे। कोई भी चेंज यहाँ पे फीचर्स के मामले में नहीं किया गया है। अब बात करें इसके अगर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की, तो पहले अगर पॉजिटिव्स पे आते हैं तो सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव है रूमियन का वो है इसका साइज़ और स्पेस। इंटीरियर इसका काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी एरी इंटीरियर यहाँ पे आपको मिलता है। लाइट कलर थीम होने की वजह से एरीनेस कैबिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिग ग्लास एरिया आपको आगे पीछे और इवन थर्ड रो में भी मिलता है, तो आपको एरीनेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको कैबिन के अंदर नहीं फील होता है। फ्रंट सीट्स की कुशनिंग और सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मिडिल रो की भी कुशनिंग एंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मिडिल रो में भी अगर हम बैठ के देखते हैं, आइए देखते हैं मिडिल रो में कि स्पेस कैसा है। मिडिल रो में भी आपको काफ़ी सफिशिएंट स्पेस मिलता है। फ्रंट सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेग रूम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। हेड रूम की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, सीट का सपोर्ट अच्छा है, तो आपको किसी भी रो में दिक्कत नहीं होने वाली है। फीचर्स की अगर बात करें रियर रो पे, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लोअर्स मिल जाते हैं विद इंडिविजुअल फैन स्पीड, और इसके अलावा कोई फैंसी फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो स्पेस इसका एक बहुत बड़ा USP है। इवन थर्ड रो में भी मैंने अभी मिडिल रो थोड़ा आगे किया हुआ है, यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आगे वाली 2 रोज़ में जितना मिलता है, बट लेग रूम आपको थोड़ा डिसेंट मिल जाता है। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं थर्ड रो में बैठ के तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। ये जो सीट है ये थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है पीछे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो अगर आप थर्ड रो पैसेंजर की तरह भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए थर्ड रो में बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे शायद आपके पैरों में थोड़ा सा पेन हो सकता है, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट कम है और लेग रूम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाए प्रॉपर्ली मूव होने का। यहाँ पे एक फैमिली MPV में आपको चाहिए होते हैं प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस। यहाँ पे रूमियन में आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं, जो इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आपको सारे डोर्स पे
बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, उसके साथ साथ मैप पॉकेट्स भी मिलती हैं। सेंटर में जो 2 कप होल्डर्स मिलते हैं वो वेंटिलेटेड आते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इवन थर्ड रो में भी आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, तो टोटल 6 बॉटल होल्डर्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। और एक और जो इसका प्लस पॉइंट है स्पेस के मामले में, वो है कि आपको बूट में कंसील्ड स्पेस मिलता है, जहाँ पे अपना कुछ सामान आप रख सकते हैं। अभी तीनों रोज़ ऊपर करी हुई हैं, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखें तो एक डिसेंट साइज़ का स्टोरेज एरिया आपको मिलता है। यहाँ पे आप इजीली 2 से 3 बैकपैक्स रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कंसील्ड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट स्टोरेज मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, पार्किंग स्पॉट में हैं, किसी की नज़रों से दूर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी इसका एक और मेजर प्लस पॉइंट है, जो इसे एक प्रॉपर फैमिली एमपीवी बना देता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो रूमियॉन का प्राइस स्टार्ट होता है 10.44 लाख रुपीज़ से, जो मारुति सुजुकी अर्टिगा से 1,79,000 रुपीज़ ज़्यादा है अगर आप बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करें, जो है इसका वी ऑटोमेटिक वेरिएंट, उसका प्राइस है 13,73,000 रुपीज़। और अर्टिगा की अगर बात करते हैं तो अर्टिगा का ZXi प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलता है 13.03 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस के साथ। तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है वो है 70,000 रुपीज़ का। तो क्या चीज़ें मिलती हैं आपको इस प्राइस डिफरेंस के साथ? मेजरली जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी वारंटी, जो इसका एक और प्लस पॉइंट बन जाती है। रूमियॉन के साथ आपको मिलती है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, जबकि अर्टिगा के साथ आपको सिर्फ 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो 70,000 रुपीज़ सिर्फ वारंटी के लिए पे करना क्या वर्थ इट है? रूमियॉन में आपको थोड़े से डिज़ाइन चेंजेस मिलते हैं, बट एक और जो इसका प्लस पॉइंट है वो है इसके फीचर सेग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल इसका जो एस वेरिएंट है उसमें भी आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, जो कि रूमियॉन में 2 वेरिएंट्स बन जाते हैं, एस और वी, जिनमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। बात करें अगर अर्टिगा की, तो वहाँ पे आपको खाली ZXi प्लस जो टॉप स्पेक वेरिएंट है उसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस मिलता है। तो फीचर सेग्रीगेशन यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मिलता है कुछ फीचर्स को लेके, जो इसका एक और प्लस पॉइंट बन जाता है। बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव है इसकी जो प्राइसिंग है। बेस मॉडल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर आप टॉप स्पेक मॉडल लेते हैं तो उसमें डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा अर्टिगा में आपको जो CNG ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे आपको CNG एक सिंगल वेरिएंट में मिलती है, तो वो भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर कोई CNG बायर है और वो CNG वेरिएंट लेना चाहता है तो खाली आपको एक सिंगल वेरिएंट के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जबकि अर्टिगा में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, और टूर ऑपरेटर्स के लिए उसका एक टूर वेरिएंट भी आता है। यहाँ पे एक और जो नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्सनली लगता है वो है इस स्क्रीन का साइज़। स्क्रीन का साइज़ काफ़ी छोटा है अगर आप गाड़ी के साइज़ की बात करें, और इसका जो UI है वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, काफ़ी प्लेन लगता है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न UIs जो टोयोटा हाई राइडर या फिर और टोयोटा की गाड़ियों में मिलता है, जैसे कि ग्लांजा। अगर थोड़ा कुछ वैसा UI होता तो थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता। अभी ये काफ़ी प्लेन और शटल सा लगता है। स्क्रीन का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो सकता था, बेजल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये फ्रेम भी काफ़ी बड़ा है। अगर स्क्रीन बड़ी होती तो और ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता। सीट बेल्ट रिमाइंडर्स अब मैंडेटरी हो गए हैं, और रूमियॉन में भी आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मिलते हैं सारी सीट्स के लिए। बट वहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे कोई भी सेंसर बेस्ड आपको रिमाइंडर नहीं मिलता है। तो अगर आप अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट रिमाइंडर बार बार बीप का साउंड देता रहता है, तो उसके लिए आपको सारी सीट बेल्ट्स को यहाँ पे लगाना पड़ता है, तब जाके वो साउंड बंद होती है। अगर ये सेंसर बेस्ड होता तो आपको ये नहीं करना पड़ता। ये एक और इसका डाउनसाइड है जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता था सेंसर बेस्ड सीट बेल्ट रिमाइंडर्स देके। कैबिन में एक और जो छोटा नेगेटिव पॉइंट है वो है यहाँ पे जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी है वो फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे प्लेस की गई है। और अगर आप शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं, अगर आप शॉफर ड्रिवन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये बैटरी आपका थोड़ा सा स्पेस लेती है, थोड़ा सा आप अगर अपने लेग्स को स्ट्रेच करते हैं तो ये बैटरी थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट करती है। इसकी प्लेसिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, या तो रियर में की जा सकती थी। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेच करने के लिए स्पेस मिल जाता। थर्ड रो में आपको इंडिविजुअल AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। अगर थर्ड रो के लिए इंडिविजुअल AC वेंट्स मिलते तो शायद वो थोड़ा और बेटर होता।
आपको अभी मिडिल में ही जो 4 वेंट्स मिलते हैं उन पे रिलाई करना पड़ता है। तो आप उन्हें अपने अकॉर्डिंगली अगर एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको मिडिल रो पैसेंजर से बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके रीच में नहीं होता है। तो इंडिविजुअल वेंट्स अगर थर्ड रो पैसेंजर के लिए दिए जाते तो वो थोड़ा एक बेटर ऑप्शन हो जाता थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 103 bhp ऑफ पावर एंड 137 Nm ऑफ पीक टॉर्क। इस इंजन के साथ आपको एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। ये जो हमारे पास वेरिएंट है ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। क्लेम्ड इकोनॉमी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है 20.51 kmpl। चलाने में ये कैसा है आइए देखते हैं। अगर इंजन के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, आपको कैबिन के अंदर इंजन का साउंड नहीं आता है। काफ़ी रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट मैं चला रहा हूँ और यहाँ पे जो गियरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गियरिंग है। आपको गियर बॉक्स के साथ ज़्यादा फिडल नहीं करना पड़ता, आप बड़े स्मूथली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये बीप साउंड, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सिंगल भी ड्राइव कर रहे हैं और पीछे सीट बेल्ट प्लग्ड इन नहीं हैं तो ये कंटिन्यूसली रिमाइंडर बजता है। गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी वेल ट्यून्ड है, एक फैमिली एमपीवी के हिसाब से ट्यून किया गया है। स्टिफर साइड पे नहीं मिलता है, आपको सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मिलता है। अगर थर्ड रो पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी बाउंसीनेस फील हो सकती है, बट ओवरऑल जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी करी गई है। यहाँ पे आपको बाउंसीनेस ज़्यादा महसूस नहीं होगी। हाँ, कैबिन के अंदर थोड़ा सा रोड नॉइज़ ज़रूर आता है, बट वो रोड नॉइज़ मैनेजेबल है, वो इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला है। अगर आप इस इंजन को कामली चलाते हैं, आप थोड़े काम ड्राइवर हैं, तो ये इंजन आपको बहुत खुश रखने वाला है। रफ़ ड्राइविंग के लिए ये इंजन नहीं बनाया गया है। रफ़ ड्राइविंग अगर आप थोड़ी करते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है इंजन साउंड और इन सब चीज़ों से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। आप इजीली इसे 80 to 100 पे क्रूज़ कर सकते हैं। हाईवेज़ पे आपको एक डिसेंट इकॉनमी मिलती है अगर आप स्पीड पे क्रूज़ करते हैं। जो क्लेम्ड इकॉनमी मैनुअल ट्रांसमिशन की है वो है 20.51 kmpl। मैं इसे सुबह से चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी चलाया, और अगर आप एक लाइट फुट ड्राइवर हैं तो आप इससे ईजिली 17 to 18 kmpl निकाल सकते हैं और हाईवेज़ पे आप 20 तक भी जा सकते हैं। इस इंजन के साथ आपको पावर एंड टॉर्क की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। लो एंड टॉर्क अच्छा है। अगर आप फर्स्ट गियर पे खाली क्रॉल करते हैं ट्रैफिक में तो आपको गाड़ी झटके नहीं देती है, गाड़ी बंद नहीं होती है। लो एंड परफॉर्मेंस अच्छा है और मिड रेंज में भी आपको ये खुश रखती है। हाँ, हाई एंड परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उस हिसाब से ये इंजन ट्यून नहीं किया गया है। ये इंजन ट्यून किया गया है एफिशिएंसी के लिए और लो एंड और मिड एंड टॉर्क आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर मिलती है आपको। गियर शिफ्ट स्मूथ होने के कारण आप इजीली इसे सिटीज़ में भी चला सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको वहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो आप कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रफ ड्राइव करना चाहते हैं तो। एट लास्ट, क्यों आपको टोयोटा रूमियॉन लेनी चाहिए मारुति सुजुकी की अर्टिगा के ऊपर? आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है, कुछ ज़्यादा फीचर्स थोड़े नीचे वाले वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें बेस वेरिएंट की, जहाँ पे अर्टिगा का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 8,60,000 रुपीज़, यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 10,44,000 रुपीज़। तो 1,69,000 रुपीज़ का जो प्राइस डिफरेंस है वो बेस वेरिएंट्स को जस्टिफाई नहीं करता है। बट अगर आप टॉप वेरिएंट की बात करें वहाँ पे एक 70,000 का प्राइस डिफरेंस है, वो शायद जस्टिफाई करता है प्राइस टैग को, क्योंकि आपको उसमें 1 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। प्लस कुछ लोग मारुति बैज को अवॉइड करना चाहते हैं, बट अगर आप उनमें से हैं और चाहते हैं एक फैमिली साइज एमपीवी तो रूमियॉन आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। टोयोटा की रिलायबिलिटी के साथ ये गाड़ी आती है। टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है।
सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप एक फैमिली एमपीवी की तलाश में हैं और टोयोटा की ही एमपीवी चाहते हैं बट इनोवा क्राइस्टा जितना अमाउंट नहीं पे करना चाहते, तो टोयोटा रूमियॉन आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। आपके क्या व्यूज़ हैं टोयोटा रूमियॉन को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।